हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग। गाइस, मैंने आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आपको बताया था, उस दिन समझाया था कि 3 जो है इसके पहले ही वीडियो में कि 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो मैंने आपको उससे अवगत कराया था, इंट्रोड्यूस कराया था और उम्मीद करता हूँ आपको जान भी गए होंगे। लेकिन अब पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री को अलग अलग सेपरेटली बाय रूल पढ़ाने का समय आ गया है। तो मैं इसको वीडियो को शुरू करने जा रहा हूँ। शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोज आपको मिलते रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं पॉजिटिव डिग्री पे। पॉजिटिव डिग्री का कंजक्शन जो है यहाँ आपके सामने लिखा है, ये कंजंक्शन यहाँ पर आप देख रहे हो। और यहाँ पे 2 तरह के कंजक्शन लिखे हैं, एज डॉट 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 एज, और एक यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है सो डॉट 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 एज। तो इनका मतलब ये हो सकता है, तीनों में से कोई एक हो सकता है, उतना ही डॉट 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 जितना, इतना डॉट 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 जितना, ऐसे डॉट 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 जैसे, ये हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नोट करने वाली बात है, वो ये है कि अगर वाक्य अफर्मेटिव रहेगा, गाइज, अगर वाक्य अफर्मेटिव रहेगा तो आपको एज लगाना है, ठीक। अगर वाक्य निगेटिव रहेगा तो आपको सो एज का प्रयोग करना है। अब ये पार्ट 1 है, इसके बाद भी कुछ इसमें नियम मैं बताऊंगा। अगर मैं कुछ नियम आपको लिखाऊं बोलकर तो आप लिख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अन्यथा अगर आपको समझ में आ जाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। गाइस, इस ऐसे ट्रांसलेशन को बनाने के लिए एक्चुअली मैंने अपने पहले वीडियो में आपको एडजेक्टिव पढ़ाया था। तो अगर वाक्य में जो एडजेक्टिव है, जो विशेषता बताने वाला शब्द है यानी एडजेक्टिव है, उसको हमें एज या सो एज के बीच में लिखना है, ठीक है। और 2 जो सेंटेंसेज हमें मिलेंगे उसको बना लेना है। तो आइए चलते हैं पहले इस पे नियम आप ये लिख लीजिएगा। वैसे नहीं समझ में आता है तो फिजिकली इसको मैं लिख के आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैं उतना धनी नहीं हूँ जितना धनी तुम्हारे पिताजी थे। तो गाइस, अगर हमने यहाँ पर उतना को निकाल दिया और यहाँ से जितना को निकाल दिया तो हमें क्रमशः 2 सेंटेंस मिले, मैं धनी नहीं हूँ, धनी तुम्हारे पिताजी थे, ठीक है। तो गाइस, एक चीज़ और जान लो कि यहाँ पे एडजेक्टिव धनी है, मतलब ये मैं शब्द की विशेषता बता रहा है धनी, ठीक है। तो धनी एक्चुअली 2 बार आया है, तो आपको एक ही बार लिखना है, दूसरी बार नहीं लिखना है। तो जब इसको आप बनाएं तो निगेटिव सेंटेंस में सो एज लिखा जाएगा और सो एज के बीच में एडजेक्टिव यानी धनी लिखा जाएगा। लेकिन उससे पहले ट्रांसलेशन बनाएंगे, मैं नहीं हूँ यानी आई एम नॉट, ये लिख दिए। फिर अब धनी एडजेक्टिव है, उसको हमें सो एज के बीच में लिखना है। तो हमने जब इसको सो और एज को जब हम लगाएंगे तो यहाँ पे धनी की अंग्रेजी हमने क्या करना है, रिच लिख देना है। आई एम नॉट सो रिच एज। अब ये धनी फिर से नहीं लिखेंगे, सीधा लिख देंगे तुम्हारे पिताजी थे, क्योंकि धनी एक्चुअली लिख गया, एक ही बार लिखा जाता है। अब कौन थे तुम्हारे पिताजी, वो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे योर फादर, और थे की अंग्रेजी यहाँ पे हमें वाज लिख देना है। तो ये बड़ा बढ़िया ढंग से बन गया। अगर आप रूल लिखते हो, सही से याद करते हो, अच्छी तरह जानते हो, इसमें कई रूल हैं। अभी विभिन्न सेंटेंसेज में तमाम तरह के रूल मैं आपको लिखाऊंगा, अगर आप उसको नोट कर लीजिएगा इट विल बी वेरी बेटर, ठीक है। जैसे मैं उतना धनी नहीं हूँ जितना धनी तुम्हारे पिताजी थे, आई एम नॉट सो रिच एज योर फादर वाज, बन गया। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे यह लड़का उतना ही बुद्धिमान है जितना मैंने आशा की थी। तो गाइज, अगर हमने इसको निकाला उतना शब्द को और यहाँ से हमने निकाल दिया जितना शब्द को, ठीक है। तो देखिए 2 सेंटेंस मिले, यह लड़का बुद्धिमान है, मैंने आशा की थी। तो इसको जब हम बनाएंगे तो यह लड़का बुद्धिमान है, इसमें लड़के की विशेषता क्या है, बुद्धिमान, यही एडजेक्टिव है। अब ये अफर्मेटिव है, इसमें एज का प्रयोग होगा। तो जब इसको हम बनाएंगे, कौन बुद्धिमान है, यह लड़का यानी दिस बॉय। अब इसके साथ हमने क्या करना है, इज लिखना है, इज। अब देखिए बुद्धिमान लिखना है, लेकिन सबसे पहले उतना और जितना की अंग्रेजी हम लिखेंगे एज। और मैं ये 2 बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बीच में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको एडजेक्टिव लिखना है बीच में, ये नियम ध्यान रखिएगा। दिस बॉय इज एज वाइज एज, तो इसमें एज उतना ही हो गया और ये वाला एज जितना हो गया, और ये इधर वाले सेंटेंस क्लियर हो गए, यह लड़का उतना ही बुद्धिमान है जितना, इतना क्लियर हो गया। दिस बॉय इज एज वाइज एज।
अब ये सेंटेंस बनाएंगे, मैंने आशा की थी, ये पास्ट इनफिनिट टेंस है। किसने आशा की थी? मैंने, यानी आई। अब आशा करना की अंग्रेजी एक्सपेक्ट होता है, उसका सेकेंड फॉर्म एक्सपेक्टेड हो जाएगा। चाहे तो इसको हम पास्ट परफेक्ट भी बना सकते हैं। तो इस तरह आपको बनाना है। तो गाइज ऐसे सेंटेंसेस में आप देख रहे हो कि मैंने आपको 2 सेंटेंस समझाए और दोनों में एडजेक्टिव आया है, एक में धनी आया है, एक में बुद्धिमान आया है। अब आपको नोट डालना है, नोट नंबर 1, और लिखना है। अगर ऐसे वाक्यों में एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब ना आए तो आप अपनी तरफ से मच का प्रयोग करेंगे, MUCH, मच का प्रयोग करेंगे। एज या सो एज के बीच में आपको क्या करना है? मच का प्रयोग कर देना है, MUCH। तो आइए देखते हैं तीसरे सेंटेंस में, जिसमें ये रूल है, क्या तुम उतना ही बोलते हो जितना तुम्हें आवश्यकता है। अगर हमने क्या किया कि उतना ही को यहाँ से हटाया, मार्क कर लिया, चिन्हित कर लिया, और जितना को यहाँ पे हमने थोड़ा सा चिन्हित कर लिया, तो आप देख सकते हो क्या तुम बोलते हो 1 सेंटेंस, तुम्हें आवश्यकता है 2 सेंटेंस। अब इसको जब हम बनाएंगे तो इसमें एडजेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? अभी देखिए, आप बोलते हो कौन? तुम, ये सब्जेक्ट है और ये क्रिया है। अब इसमें सब एडजेक्टिव है, ये नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये क्रिया है, ये सब्जेक्ट है, एडजेक्टिव उधर आता ही नहीं है। तो इसको जब हम बनाएंगे, क्या तुम बोलते हो, तो तुम यानी इसके साथ डू आ गया जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इनफिनिट टेंस है। डू यू। अब बोलना की अंग्रेजी होता है स्पीक, डू यू स्पीक। अब देखिए भाई जी, उतना ही जितना लिखेंगे, जब हम अफर्मेटिव है तो चूंकि एज लिखेंगे। तो गाइस अभी आपने 2 सेंटेंसेस में देखा था कि हमने एडजेक्टिव को लिखा था, लेकिन इसमें एडजेक्टिव नहीं है, तो हमें अपनी तरफ से क्या करना है? मच लगा देना है। यानी तुम उतना ही ज़्यादा बोलते हो जितना तुम्हें आवश्यकता होती है। यहाँ ज़्यादा छुपा है तो यहाँ पे मच लगा देंगे। अगर आपको एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं मिलता है तो आपको मच लगाना है। आप समझ गए होंगे। फिर तुम्हें आवश्यकता है, आवश्यकता किसको है? तुम्हें, यानी यू। ये भी प्रेजेंट इनफिनिट टेंस है, तो आवश्यकता होना की अंग्रेजी नीड होता है, यहाँ पर नीड लिख देंगे। तो ये बन गया, क्या तुम उतना ही बोलते हो जितना तुम्हें आवश्यकता है। डू यू स्पीक एज मच एज यू नीड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब एक अगला नोट लिखने का समय आ गया है। गाइस इसमें ये थोड़ा टफ है, मैं इसको दोबारा पार्ट 1 मैंने लिखा, इसको मैं पार्ट 2 में भी बताऊंगा। अगर आप वास्तव में सीरियस हो पढ़ने के लिए तो आपको नोट बनाने चाहिए, लिखने चाहिए, और कुछ नहीं आता है तो कमेंट में पूछना चाहिए, या फिर आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस जब तीसरा नोट लिखते हैं, अगर एडजेक्टिव किसी की विशेषता बता रहा है जो हिंदी वाक्य में एडजेक्टिव के ठीक बाद में है, तो हम उन दोनों को एज के बीच में लिखेंगे। जैसे तीसरे सेंटेंस में समझिए, यहां पे हमने निकाल दिया, उतना ही को निकाल दिया, ठीक है, और यहां से हमने इसको निकाल दिया। निकालने का मतलब हमने चिन्हित कर लिया इसको। तो गाइज आप देखोगे यहां पे, मेरे पिताजी ने महंगी कार खरीदी, तो इसमें एडजेक्टिव क्या है? कार की विशेषता है महंगी, और महंगी क्या है? कार। मतलब एडजेक्टिव के साथ अभी मैं आपको तुलना कराऊं तो यहाँ पे देखिए, धनी के बाद कुछ नहीं आया था, धनी के बाद मतलब उसकी विशेषता प्रकट करने वाला नहीं आया था, लेकिन यहाँ महंगी के बाद एक शब्द है जिसकी वो विशेषता प्रकट कर रहा है, कार। तो गाइस एज वैसे ही लिखेंगे, लेकिन ये दोनों चीज़ें आपको लिखना है उन्हीं के बीच में। तो चलिए बनाते हैं ताकि अच्छी तरह समझ में आए। लेकिन पहले ये बनाइए, मेरे पिताजी ने खरीदी है। किसने खरीदा है? मेरे पिताजी ने, यानी माय फादर। अब खरीदी है वो प्रेजेंट परफेक्ट है, टेंस आना चाहिए, टेंस नहीं आता है तो बहुत बड़ा पाप है। माय फादर हैज़, खरीदना की अंग्रेजी परचेज होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया परचेज। अब क्या खरीदा है? उतनी ही महंगी कार जितना, तो ये अफर्मेटिव है तो एज का प्रयोग होगा, केवल निगेटिव में सो एज का प्रयोग होता है। अब महंगी कार, ये दोनों इसके बीच में लिखेंगे। एज कॉस्टली का मतलब होता है महंगी, और कार का मतलब होता है कार ही, लेकिन ए लिखेंगे। गाइस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको ए कॉस्टली कार नहीं लिखना है, आपको पहले एडजेक्टिव लिखना है तब ए कार लिखना है, यानी कॉस्टली ए कार, थोड़ा उल्टा हो जाएगा। अब आप यहाँ पे एज लगा सकते हो। तो गाइस आप देख रहे हो यहाँ तक बन गया, मेरे पिताजी ने उतनी महंगी कार खरीदी है जितना। माय फादर हैज परचेज्ड एज कॉस्टली ए कार एज। अब तुम सोच रहे हो, उसको बना दीजिए यू। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आना चाहिए, आर। सोचना की अंग्रेजी थिंक, उसमें आईएनजी मिल जाएगा, थिंकिंग।
हाउ इजली यू कैन ट्रांसलेट इफ़ यू नो ऑल द रूल्स वेल। अगर आप सभी नियम को अच्छी तरह याद करते हैं तो ध्यान रखिए कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। गाइस एक और नोट लिखना है, आप लिखिए कि अगर एडजेक्टिव से संबंधित कोई प्रीपोजिशन है तो उसको भी एज और सो एज के बीच में ही लिखा जाएगा। जैसे इसमें देखिए, इसको हम चिन्हित करते हैं क्रमशः इतना और जितना से। तो गाइज आप यहाँ देखोगे, मैं अपने निर्णय पर दृढ़ हूँ। दृढ़ होना यानी दृढ़ किस चीज़ पे है? अपने निर्णय पर। मतलब दृढ़ता के लिए ये एक प्रीपोजिशन है जो उससे संबंधित है, तो इसको भी एज के बीच में ही लिखेंगे। बाकी वही नियम लगेगा। मैं अपने निर्णय पर इतना दृढ़ हूँ यानी आई एम। अब हम लिखेंगे एज, क्योंकि अफर्मेटिव में एज लिखा जाता है। तब हम एडजेक्टिव लिखेंगे दृढ़, यही दृढ़ है, तो इसके लिए डिटरमाइंड लिखा जाएगा। डिटरमाइंड या फर्म लिख सकते हो। आई एम एज डिटरमाइंड, और अपने निर्णय पर वो प्रीपोजिशन दृढ़ता के लिए आया है तो एज के बीच में ही लिखा जाएगा। आई एम एज डिटरमाइंड, अब अपने निर्णय पर यानी ऑन माई डिसीजन, DECISION डिसीजन। देखिए ये हो गया आई एम एज डिटरमाइंड ऑन माई डिसीजन एज। अब यहाँ पे आप एज लिख सकते हो जितना की अंग्रेजी। फिर उसके बाद दूसरा सेंटेंस है तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो, तो इसको हम बना देंगे यू। सकते वक्ते के लिए आप जानते हो यू कांट। अब भी जो आता है, एक्चुअली भी का अर्थ होता है इवन इंग्लिश में, वो जिसके लिए आता है उसके पहले लिखा जाता है। तुम कल्पना भी कल्पना के लिए आया है तो उसी से पहले लिख देंगे यू कांट इवन इमेजिन। ये सेंटेंस बनके तैयार हो गया। गाइस मैं एक ही सेंटेंस पढ़ा रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि यूट्यूब पर लंबा वीडियो लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। मेरी बड़ी इच्छा थी कि इन सारे सेंटेंसेस को मैं विस्तार से बताऊं, लेकिन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ना समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं या मुझे कांटेक्ट करके बताएं, और होमवर्क ज़रूर बनाएं। चाहे तो आप मुझे कमेंट करिए, मुझे बताइए कि आपको होमवर्क बनाना है, तो होमवर्क मैं एडिट करके आपको भेज दूँगा। चलिए इस सेंटेंस पर चलते हैं। जितना तेज़ भाग सकते हो भागो, जितना खेल सकते हो खेलो। गाइज अगर वाक्य में इम्परेटिव सेंटेंस है तो पहले इम्परेटिव बनना चाहिए, यानी जितना तेज भाग सकते हो, ये तो मॉडल है, भागो इम्परेटिव सेंटेंस है। फिर जितना खेल सकते हो खेलो, ये तो मॉडल है कैन, यानी से खेल सकते हो खेलो। तो गाइज इस सेंटेंस पे थोड़ा ध्यान रखना, इसमें पहले इम्परेटिव लिखा जाता है, यानी रन भागो। अब इसमें उतना जितना नहीं है, केवल जितना है, और इसमें एडजेक्टिव क्या है? तेज। एडजेक्टिव एक्चुअली ये नहीं है, एडवर्ब है। हम एडजेक्टिव और एडवर्ब को पार्ट 2 में आपको बताएंगे, इसमें आप समझते जाइए। पहले रन। अब इसमें हमने क्या करना है? भले ही जितना आया है लेकिन हमें एज लिखना पड़ेगा। रन एज, लेकिन मैंने वहाँ पे जगह छोड़ दिया है इसलिए आपको समझाने के लिए कि इसके बीच में एडजेक्टिव आना चाहिए। रन एज फास्ट एज, यानी भागो जितना तेज। अब भाग सकते हो सिर्फ लिखना है। गाइस एक चीज़ ध्यान रखिए, इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यू छिपा रहता है। तो अब जब हम दूसरे वाक्य में लिखेंगे तो सब्जेक्ट हमें लिखना पड़ेगा, तो सब्जेक्ट के रूप में हमें यू लिखना है, ठीक है? यू। रन एज फास्ट एज यू। अब भाग सकते हो उसको लिखिए कैन। अब गाइस मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि भाग सकते हो यानी यू कैन रन। मैंने इसको रेड से क्यों लिखा? क्योंकि ये डेंजर एरिया है। भाई जब आपने रन आगे लिखा है, रन एज फास्ट एज यू कैन, तो फिर रन लिखने की क्या ज़रूरत है? तो फिर यहाँ पे एक बार क्रिया लिख दी गई है तो नहीं लिखेंगे। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अगर दो क्रियाएं एक साथ लिखने हो जिनके फॉर्म एक ही हो तो एक क्रिया को लास्ट वाले को नहीं लिखते हैं। हाँ, अगर क्रिया की फॉर्म्स अलग अलग है तब फिर दोनों बार लिखा जाएगा। तो इसमें देखिए, इसमें एडजेक्टिव था लेकिन इसमें नहीं है। जितना खेल सकते हो खेलो, तो पहले तो हमने खेलो लिख दिया प्ले। अब इसमें जितना के लिए एज हमने लिखा, लेकिन इसमें एडजेक्टिव नहीं है क्योंकि खेल सकते हो क्रिया है, कोई एडजेक्टिव दिख ही नहीं रहा है। तो हमने अभी बताया था कि आपको एडजेक्टिव ना रहे तो मच का यूज करना है। प्ले एज मच एज। अब खेल सकते हो कौन? तुम वहाँ पे छिपा है तो उसको हम प्रकट कर देंगे यू कैन। एक बार और मैं समझाता हूँ, तुम खेल सकते हो तो यहाँ पे प्ले लिखोगे तो गलत क्यों हो जाएगा?
गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि प्ले यहाँ पे लिखा है, प्ले एज मच एज यू कैन, प्ले नहीं लिखना है, बस उतना हो गया। ये मैंने आपको समझाने के लिए आपको बताया है। गैज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये एज सो एज यानी पॉजिटिव डिग्री के कंजक्शन आपको समझ में आए हैं। गैज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस वीडियो में इतना ही। सेज थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।